प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 2020। और आज है 7 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की वर्कशीट। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान एसएसटी इतिहास का पाठ 5 हम इसमें पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है, यानी कि बगावत का मतलब होता है जब जनता जो है किसी के विरोध में हो जाती है, क्रांति लाती है ना। बगावत का मतलब क्रांति है ना, तो विरोध करना। तो आज की जो वर्कशीट है वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके बारे में विचार करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। और अंग्रेजों की नीतियों से लोग क्यों परेशान हुए, ऐसा क्यों हुआ कि 1857 की क्रांति वहाँ पर आई। ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में कि आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। आज की वर्कशीट में हम ये जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो 1857 की क्रांति जो कि नवाबों ने की, राजाओं ने की और आम आदमियों ने की, आम जनता ने की, है ना। और सिपाही और किसान भी 1857 की क्रांति में शामिल थे। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो आज की वर्कशीट का हम आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही, यानी कि 1750 के आसपास से ही क्या होने लगा कि जो राजा और नवाब थे उनकी सत्ता थी, वो उनकी जो ताकत थी वो क्या होती जा रही थी, छीनती जा रही थी। उनकी ताकत, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, अंग्रेजों की तरफ से रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, जिनका क्या काम था, उनका काम था जो राजा जो शासन करते थे उनका देखभाली करने का काम था, है ना, व्यापार का काम था। परंतु धीरे धीरे वो राजनीति में आ गए और जो राजा जो काम करते थे, है ना, जो भी निर्णय लिया करते थे उनमें भी वो हस्तक्षेप करने लगे, राजाओं की नीतियों में हस्तक्षेप करने लगे रेजिडेंट। तो इससे हुआ क्या, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेना को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली का अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे उनसे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनसे जो टैक्स वसूली करते थे राजा और नवाब, उनसे वो इलाके या अधिकार उनसे छीनते जा रहे थे अंग्रेज। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनने जो अपना बच्चा गोद लिया है, ठीक है, जो लड़का गोद लिया था, तो उसको उनके बेटे को राजा मान लिया अंग्रेज कंपनी, ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज थे, जो झांसी की रानी के पति की मृत्यु के बाद में जिन्होंने अपना जो बेटा गोद लिया था, दत्तक पुत्र था, उसको वो राजा मान ले, ऐसी पेशकश की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के पास। परंतु उन्होंने इसको पाने से मना कर दिया। पेशवा बाजीराव के द्वितीय, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके दत्तक पुत्र थे, यानी कि उनके भी गोद लिए हुए नाना साहब थे, है ना, दत्तक पुत्र थे। उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया। जो नाना साहब थे उनको पेंशन देने से मना कर दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब वो जान गए थे कि भाई ये झांसी की रानी है, महिला है, ये क्या करेगी हमारा, है ना, क्या बिगाड़ लेगी। और जो ये मराठा जो है नाना साहेब, मराठा तो सारे खत्म कर दिए हमने, नाना साहब रह गई हैं, अब इनको भी पेंशन देने की क्या आवश्यकता है ना। तो उन्होंने भी इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। और गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे, डलहौजी, है ना, गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, यानी कि सहायक संधि के द्वारा कई रियासतों को अपने कब्जे में लिया गया। और जो अवध की जो रियासत थी उसको तो ये कहकर अपने कब्जे में ले लिया कि जो यहाँ का शासन ना अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए कुशासन बोलकर कि सही से शासन नहीं चला रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर होना जरूरी है। और अवध को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी।
कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटवा दिया। ठीक है, मुगल बादशाह का जो नाम था वो हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उनके बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यानी कि जो बहादुर शाह जफर होंगे, है ना, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वो अंग्रेज सरकार में आखिरी मुगल बादशाह होंगे, वो अंतिम मुगल बादशाह, उन्होंने ये कहा क्या। और जो लाल किले में उनके परिवार को नहीं रहने दिया जाएगा उनकी मृत्यु के बाद में। ठीक, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल क्या माना जाएगा, राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि इन्होंने मुगल बादशाह को खत्म करने की पूरी कोशिश कर ली, अंग्रेजों ने योजना बना ली ताकि क्या नाम है, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत ही इंडिया में रहे। किसान और सिपाही क्यों परेशान थे अंग्रेजों से? आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान और सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी, है ना, क्रांति लेकर आए वो। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तो तरीकों से परेशान थे। जो गांव के किसान थे, जमींदार थे, है ना, वो लगान, जो अंग्रेज क्या करते थे, लगान वसूली के नाम पर उनके साथ में अत्याचार करते थे, सख्त तरीका अपना रखे थे उन्होंने, है ना। इस वजह से नाम में जमींदार और किसान अंग्रेजों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। भाई ये कर्ज नहीं लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जमीनें उनके हाथ से चली गई। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे कंपनी के जो सिपाही थे वो परेशान क्यों थे? क्योंकि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। भाई जो कंपनी में यूरोप के जो सिपाही लगे हुए थे उनकी सैलरी ज़्यादा थी, उनका वेतन ज़्यादा था, और जो भारतीय जो सिपाही थे उनका वेतन कम थे, है ना। काम दोनों का एक ही बराबर था परंतु वेतन में बहुत ज़्यादा विभिन्नता थी, डिफरेंस था, है ना। और उनसे जो भारतीय जो सिपाही थे उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था और उनका प्रमोशन भी नहीं होता था भारतीय सिपाहियों का। इस वजह से भी भारतीय जो सिपाही थे वो परेशान थे अंग्रेजों से। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, है ना, अपने धार्मिक भावना के खिलाफ समझते थे कि समुद्र पार हमें नहीं जाना है। ठीक है, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तब जब मैं सिपाहियों को कंपनी ओर से क्या किया गया, जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि हमारा जो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम जो है समुद्र के रास्ते से बर्मा नहीं जाएंगे बल्कि ज़मीन के रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो 1856 में कंपनी ने एक नया नियम लागू कर दिया और उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। मतलब नियम ला दिया अब अंग्रेजों ने कि अब समुद्र पार करना जरूरी है अगर कोई नौकरी करेगा तो अंग्रेजी सेना में। सिपाही गांव के हालात से ही परेशान थे। अब भाई किसान कहाँ, जो सिपाही आए तो कहाँ से आए थे, गांव से तो आए थे, और गांव में भी जान रहे हैं कि उनके जो बाप दादाओं की जो ज़मीन है, चाचा ताऊ की, भाइयों की ज़मीन है, ठीक है, वो अंग्रेज उनसे छीनते जा रहे हैं, है ना। और जो लगान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो वे उससे ही परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। और अब किसान जो सिपाही थे, ठीक है, सिपाहियों ने ही शुरुआत की थी 1857 की क्रांति की। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट आएगी उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आता है सुधारों पर प्रतिक्रिया, यानी कि आम जनता क्यों परेशान थी अंग्रेजों से? क्योंकि ऐसे कई नियम ला दिए अंग्रेजों ने, कई नीतियां बना दी जिससे आम जनता भी प्रभावित हुई। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और
यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यानी कि जब ईसाई मिशनरी थी, यानी कि जो ईसाई प्रचारक थे, धर्म के प्रचारक, वे अब इंडिया में आ सकते थे और यहाँ पर खुलकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, है ना, अपने चर्च खोल सकते थे, अपने स्कूल खोल सकते थे। तो ऐसे नियम बना दिए अंग्रेजों ने। इससे क्या लगा लोगों को, भारत के लोगों को, कि भैया अपने धर्म का प्रचार करते जा रहे हैं, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा ऐसे तो। और सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए, है ना, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए भी कानून बनाए गए। आज के समय में देखा जाए तो सती प्रथा और जो विधवा विवाह को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। परंतु उस समय के लोगों को लगा कि ये हमारी धार्मिक भावना के खिलाफ है, हमारे जो रीति रिवाज है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, है ना। अंग्रेजों ने अपनी भाषा को महत्व दिया भारत में, और सरकारी नौकरियों में भी अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, ठीक है। अब भारत के लोग ईसाई धर्म को आराम से अपना सकते थे। 1850 में ऐसा कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और आम लोगों ने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। 1857 की क्रांति में वे भी कूद पड़े। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट थी। अब आपको इसके प्रश्न और उत्तर करने हैं अपनी कॉपी में, और अपने जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या क्लास ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको अपने प्रश्न और उत्तर लिखकर फोटो खींचकर उसका भेजना है, ठीक है। तो बच्चों, आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा स्थानीय शासकों की सेनाओं को भंग कर दिया गया था। स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किए गए। तीसरा है स्थानीय शासकों के कर इकट्ठा करने संबंधित अधिकार भी छीन लिए गए थे। इससे क्या हो गया, स्थानीय जो शासक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो घटते जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को कैसे खत्म किया? कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। दूसरा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर भेज दिया गया। तीसरा, कंपनी ने बहादुर शाह जफर के बाद किसी और को बादशाह घोषित करने से मना कर दिया गया। यानी कि बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत में अंतिम मुगल सम्राट कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? भाई, सैनिक और किसान क्यों परेशान थे? तो कंपनी शासन के दौरान कर बहुत अधिक थे। दूसरा, आमतौर पर कंपनी के कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम था। चौथा, भारतीय सैनिकों को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था। सिर्फ यूरोपीय लोगों को ही बड़े जो अधिकारियों के पद थे उन पर वे प्रमोशन पा सकते थे, परंतु भारत के जो सिपाही थे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, चाहे वो कितने भी योग्य क्यों ना हो। पांचवा है, भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जाता था। चौथा प्रश्न है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा इसका, अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए। भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा खूब प्रचार किया, यानी कि अब भारत के लोगों को क्या लगने लगा कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो इनकी भारतीय भाषा है उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों से, इन सब कारणों से भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट थी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। जो भी कमी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख दीजिए या फिर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।